कि क्या आप उपसह संयोजक यौगिक को जानते हैं? ऐसे यौगिक जो जल में या किसी ध्रुवीय विलायक में घुलने पर सरल आयनों में तो टूटते ही हैं और साथ में कैसे आयनों में टूटते हैं? जटिल आयनों में टूटते हैं। आप ऐसे यौगिकों को कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। अच्छा, द्विक लवण की बात अब करेंगे भी नहीं। रीजन है कि द्विक लवण पर अपने चैप्टर में कोई भी इंफॉर्मेशन बची भी नहीं है। अब उपसह संयोजक यौगिक को अगर किसी को उठा लाएं हम कहीं से, या कोई भी उपसह संयोजक यौगिक का सूत्र लिख लें, तो उस सूत्र के बेटा अलग अलग भाग होते हैं और उन अलग अलग भागों के नाम जान लेने जरूरी होते हैं। जैसे एक उपसह संयोजक यौगिक में एक नाम और है उपसह संयोजक परिसर। यह उस पूरे उपसह संयोजक यौगिक का एक भाग है। तो कहते हैं आखिर कौन से भाग को आप उपसह संयोजक परिसर कहते हो? उसी भाग को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, उसी को आप समन्वय सत्या भी कहते हैं, उसी को आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। हालांकि उसके नाम तो और भी हैं, लेकिन सबसे पहले इस बात को चेक करते हैं आखिर कौन सा भाग इन नामों के द्वारा जाना जाता है। तो मैं सबसे पहले इनके विषय में लिखता हूं, फिर इसके बाद समझते हैं क्या है। तो देखो क्या लिखेंगे, जब किसी उपसह संयोजक यौगिक को, जब किसी उपसह संयोजक यौगिक को जल में या किसी ध्रुवीय विलायक में घुला जाता है, ध्रुवीय विलायक में घुला जाता है। आपको एक आसान सी बात पता है कि अगर कोई भी आपके पास उपसह संयोजक यौगिक है, आप उसको जल या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते थे, दो प्रकार के आयन प्राप्त होते थे, एक सरल आयन और दूसरा जटिल आयन। तो वो जो जटिल आयन प्राप्त होता था, उस जटिल आयन को ही कहते हैं उपसह संयोजक परिसर, या उस जटिल आयन को ही कहते हैं समन्वय सत्ता। तो मैंने लिख रखा है कि जब किसी उपसह संयोजक यौगिक को जल में या फिर किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है, तो प्राप्त होने वाला जटिल आयन, तो प्राप्त होने वाला जटिल आयन ही उपसह संयोजक परिसर कहलाता है। अच्छा, उपसह संयोजक परिसर कहलाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जो उपसह संयोजक परिसर के विषय में बता सकता है कि उपसह संयोजक परिसर को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अगर आप डायरेक्टली किसी फॉर्मूले में उपसह संयोजक परिसर को ढूंढना चाहें, आपको लगे कि हमको इसको आयनों में नहीं तोड़ना, हम ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो जो हिस्सा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा है वही हिस्सा है उपसह संयोजक परिसर। तो इसमें से एक और लाइन बढ़ा लेंगे, इसे सदैव बड़े कोष्ठक, इसे सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, इसे सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अगर बेटा आपसे एग्जाम्पल की डिमांड आती है, और मैं तो कहता हूं एग्जाम्पल लिख करके आइए, अगर जब से आपसे पूछे उपसह संयोजक परिसर किसको कहते हैं, आप तुरंत एग्जाम्पल लिख के आए। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है K4FeCN6। अगर आपको ये उपसह संयोजक यौगिक दे दिया गया और आपसे पूछता है कि इसमें उपसह संयोजक परिसर कौन सा भाग है, तो देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर ये वाला भाग लिखा हुआ है ना,
इस भाग को ही कहते हैं उपसह संयोजक परिसर। तो लिखते हैं में FeCN6, चाहे आप लिख दीजिए उपसह संयोजक परिसर है या आप लिख दीजिए ये समन्वय सत्ता है। आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम्पल चेंज करना है तो आप एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं। देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल और है, इसको हटा लेते हैं। CONH3 का होल 6 Cl3 में बेटा अगर इस फॉर्मूले में आपसे पूछ लेता है समन्वय सत्ता कौन सी है, तो बेटा इस पूरे फॉर्मूले को देखते हैं, बड़े हुए ब्रैकेट के अंदर जो भी अवयव लिखे हुए हैं, इस अवयव को कहते हैं समन्वय सत्ता। NH3 का होल 6 क्या है? समन्वय सत्ता है। आप समन्वय सत्ता ना कहना चाहें, उपसह संयोजक परिसर भी कह सकते हैं। तो मैं क्या सोचता हूं, अगर आपके पास कोई उपसह संयोजक यौगिक दे दिया जाएगा, आप समन्वय सत्ता को पहचानोगे, उपसह संयोजक परिसर को पहचानोगे। कभी कभी तो आप डेफिनेशन में बहुत ही सरल चीज लिख कर आ जाते हो। कैसी सरल चीज लिख सकते हो? अगर आप चाहो तो किसी उपसह संयोजक यौगिक में बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ अवयव ही समन्वय सत्ता कहलाता है। लेकिन यह बहुत ही साधारण परिभाषा हो जाती है। आप थोड़ा सा अगर अच्छा लिखना चाहोगे तो आप बताओगे इस बात को कि जब किसी उपसह संयोजक यौगिक को आप जल में घोलते हो या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हो, तो उस उपसह संयोजक यौगिक के आयनों में टूटते हैं, आयनों में टूटता है, और आयनों में टूटने के दौरान जो जटिल आयन प्राप्त होता है वह आयन ही कहलाता है उपसह संयोजक परिसर या समन्वय सत्ता कहलाता है। एक और बात इसी में से अपने मन से, ये तो दो एग्जाम्पल हो गए, सेकेंड एग्जाम्पल इसको बताते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसी में लिख देते हैं, यदि उपसह संयोजक परिसर में आवेश हो तो इसे संकुल आयन या जटिल आयन भी कहते हैं। अब क्या होता है, हमको सब कुछ पता हो गया, उपसह संयोजक परिसर भी पता हो गया और आपको यह भी पता हो गया समन्वय सत्ता क्या है। लेकिन आप एक चीज को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं। किसको नहीं समझ पा रहे हैं? कहता है उस संयोजक परिसर में अगर आवेश आ जाता है या चार्ज होता है तो फिर आप उसी को क्या कह सकते हो? संकुल आयन भी उसी को कह सकते हो, उसी को जटिल आयन भी कह सकते हो। देखो मैं क्या करके दिखाता हूं, इसमें लिखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक और लाइन लिख लेते हैं, चार्ज वाली भी बात लिख के दिखा देंगे और इसको भी ऐसे भी लिखो, लिख के दिखा देंगे। समन्वय सत्ता तीन प्रकार की होती है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी बात आ सकती है, सर जी संकुल आयन का एग्जाम्पल लिख के नहीं दिखाया आपने, तो बेटा अभी लिखे देते हैं। कहता है समन्वय सत्ता, जिसको आप संकुल आयन भी कह सकते हो, कितने प्रकार की होती है? तीन। कोई पूछे कौन कौन से प्रकार के? धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। तो देखो धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन में से पहला मैं लिख के दिखाता हूं, FeCN6 पर होते हैं बेटा 4 माइनस चार्ज। अब देखो इसको यहां से भी समझ सकते हो, अगर यहां पर आप दिमाग को थोड़ा सा यूज करोगे आप तुरंत समझ जाओगे कि इस सूत्र में लिखी हुई जो समन्वय सत्ता है यह पॉजिटिव चार्ज को केंद्र करेगा कि निगेटिव चार्ज को। ध्यान से रखो याद बेटा, अगर इसको जल में घोलोगे
तो 4K पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पूरे बचे हुए भाग पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो अगर मैं पूछूंगा यह समन्वय सत्ता किस प्रकार का आवेश रखती है, तो आप बताओगे यह समन्वय सत्ता ऋणावेश रखती है। अर्थात अगर मुझसे कोई पूछता है ये किस प्रकार का संकुल आयन है, किस प्रकार की समन्वय सत्ता है, किस प्रकार का उप सहसंयोजक परिसर है, तो मैं इन सब तीनों का आंसर एक ही बताऊंगा कि ऋणावेशित संकुल है, ऋणावेशित समन्वय सत्ता है, ऋणावेशित उप सहसंयोजक परिसर है। क्योंकि चार्ज कैसा आया है, नेगेटिव। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी आपको फॉर्मूले मिलेंगे जिनमें समन्वय सत्ता पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि सर जी ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, आपके पास देखो ये दूसरा फॉर्मूला लिखा है, आप इसको आयनों में ब्रेक करोगे, ब्रैकेट के अंदर आयन एक भाग लेगा और ब्रैकेट के बाहर का भाग दूसरा हो जाएगा। अच्छा आप इसको छोड़ दीजिए, पहले इस पर चेक करते हैं, ये कितने क्लोराइड आयन बनाएगा, 3, और तीनों क्लोराइड आयन पर एक एक ऋण चार्ज होगा, तो टोटल ऋण आवेश कितना हो गया, 3। और उसको बैलेंस करने के लिए समन्वय सत्ता 3 धनावेश रखेगी। जब इसको आयनों में ब्रेक करोगे, क्लोरीन निगेटिव चार्ज लेके अलग हो गया है, तो फिर इस भाग पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई पूछेगा CONH3 किस प्रकार की आवेशित समन्वय सत्ता है, तो आप बताओगे धनावेशित समन्वय सत्ता है। आपसे पूछेगा क्या किस प्रकार का संकुलन है, धनावेशित संकुलन है। किस प्रकार का उप सहसंयोजक परिसर है, धनावेशित परिसर है। अब एक और जो समन्वय सत्ता 3 प्रकार की होती है, ऋणावेशित हो गई, धनावेशित हो गई, एक उदासीन समन्वय सत्ता। देखो ये है, आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ही याद रख लेना, ये फॉर्मूला, इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही नेगेटिव चार्ज। तो समन्वय सत्ता 3 प्रकार की होती है। पहली समन्वय सत्ता होती है ऋणावेशित, दूसरी समन्वय सत्ता होती है धनावेशित, और बेटा तीसरे प्रकार की समन्वय सत्ता होती है उदासीन, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता। तो ये बेटा आपका आर्टिकल हो गया समन्वय सत्ता से रिलेटेड। अब देखो इसी में से एक बात को और पढ़ते हैं, एक बात और आपको पता होना चाहिए, आयन मंडल, या इसी को एक नाम से और जानते हैं आयन परिसर। बेटा सारे नाम सीख लो, सारे नामों का अर्थ जान लो। एक बात को और पहचान लो कि जैसे ही इनमें से कोई नाम बोला जाए, आप उस उप सहसंयोजक यौगिक के भाग को जानते हो। जैसे कहता है आयन मंडल क्या है या आयन परिसर क्या है, ध्यान से देखो इसको। हम अभी जितने भी बेटा देखो, वैसे तो मेरा क्या है कि एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, ऐसा मैंने पहले भी दिन कहा था और अभी भी कहते हैं कि एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे। लेकिन जब तक हम बहुत सारे एग्जाम्पल को नहीं सीखते हैं, हम कुछ गिने चुने एग्जाम्पल पर ही अपनी सारी परिभाषाओं को लिखते रहेंगे, अपने सारे एग्जाम्पल भी उसी के थ्रू समझाते रहेंगे। समय जैसे ही आएगा, आप ना जाने कितना प्रकार के उप सहसंयोजक, डिफरेंट टाइप के उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ोगे और उनके विषय में समझोगे। लेकिन जब तक मैं क्या कहता हूं उनके नंबर नहीं आते हैं, हम 1-2 उप सहसंयोजक यौगिकों से ही सारे एग्जाम्पल सीखेंगे। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि मेरे पास एक उप सहसंयोजक यौगिक है K4FeCN6 के, तो सर जी एक ही एग्जाम्पल क्यों लिखाया करते हो, क्या दूसरा एग्जाम्पल आज तक याद नहीं कर पाए? बेटा याद इतने हैं कि अगर हम लिखेंगे तो 3 दिन तक ऐसे लिखते रहेंगे एग्जाम्पल, 3 घंटे लग जाएंगे। इतने सारे एग्जाम्पल और आप भी अगर पढ़ लोगे लास्ट तक, आप भी इतना ही लिख सकोगे। लेकिन अभी क्या है कि उन्हीं गिने चुने एग्जाम्पल्स पर सारी बातों को सीख लेते हैं। बेटा इस यौगिक को इससे पहले देखा है, बिल्कुल देखा है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम है इसका। अगर हम इसको बेटा जल में घोल देते थे, जल में घोलने पर यह आयनों में टूटता था, और आपको पता होना चाहिए कि यह आयनों में कैसे टूटता था। ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा अलग टूट जाएगा और बेटा जो भाग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो टूट जाएगा अलग। अब देखो इसको भी लिखने का तरीका कैसा होता है,
इनको भी तरीके समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा फायदा दिलाएंगे आखिरी में चलकर। बेटा K पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन आपके पास K हैं कितने? 4। इसका मतलब 4K ने 4 पॉजिटिव चार्ज बना लिए टोटल। तो पक्का है कि अगला वाला जो आयन है उसने 4 निगेटिव चार्ज भी बनाया होगा। अब या तो आप 4 बार ऋण चार्ज लिखते चले जाओ, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 4 लिख दीजिए और साथ में कौन सा चार्ज बना दीजिए? नेगेटिव। अब आपसे अगर कभी पूछा जाएगा बेटा उपसह संयोजक का यौगिक का ये कौन सा भाग है, क्योंकि सर जी अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया है, उपसह संयोजक परिसर भी इसी को कहते थे, समन्वय सत्ता भी इसी को कहते थे, संकुल आयन भी इसी को कहते थे, और ये संकुल आयन में भी ऋणावेशित संकुल आयन था। लेकिन जस्ट इसके बगल में जो आपको सरल आयन प्राप्त हुआ है, इस सरल आयन को कहते हैं आयन मंडल या आयन परिसर। तो अगर डिफिनीशन किसी व्यक्ति को लिखनी भी होगी किसी बच्चे को, तो मैं तो कहता हूं एक लाइन पे पूरी बातें समझ में आ जाने वाली है कि जब किसी उपसह संयोजक यौगिक को आप जल में क्या करते हो? घोलते हो। तो जल में घोलने पर जो सरल आयन प्राप्त होता है, जटिल को तो पढ़ चुके, जो सरल आयन प्राप्त होता है उस सरल आयन को ही आयन मंडल, कुछ किताबों में इसी को आयनिक मंडल लिखा है। आप इससे परेशान ना हो कि सर जी ने आयन मंडल लिखा है, हमारी बुक पर तो आयनिक मंडल लिखा हुआ था, सेम चीज है। उस आयन को, उस सरल आयन को ही आयनिक मंडल या फिर कौन सा परिसर कहते हैं? आयन परिसर कहते हैं। एक और सूत्र लिख लेते हैं, देखो कुछ सूत्र देखो बदल भी देते हैं, एक आधे बदल भी लिए जाए। CrH2O का होल 6 और बेटा बाहर की ओर लिखा था Cl3। हमने इस पदार्थ को भी कहां पर घोल दिया? जल में। अब ये भी जल में घोलेगा तो ब्रैकेट वाला भाग अलग टूटेगा और क्लोरीन वाला भाग अलग टूटेगा। देखते हैं कैसे टूटेगा। CrH2O का होल 6 टूट गया और बेटा तीनों Cl आयन के रूप में अलग हो गए। अब इस बात को समझना है कि हम पॉजिटिव चार्ज इस पर कितना देंगे, कितना चार्ज देंगे। तो देखो बेटा एक Cl पर एक निगेटिव चार्ज होता है, 3 Cl पर मिलाकर टोटल निगेटिव चार्ज हो गया होगा 3। और उसको बैलेंस करने के लिए जो आपका ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी अपने पास 3 इकाई धनावेश को रखेगा। और कभी कभी बच्चा जब मेहनत नहीं करना चाहता है, उसको लगता है सर जी हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम थोड़े से आलसी हैं और इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे कि ये सारी बातें अपने दिमाग पर लाएं। उनके लिए ऐसा तरीका है, सुनो। Cl पर कितना लिखा था? 3। इनके बाद 3 लिखा है तो 3 चार्ज इनको दे दो। और इसके बाद में यहां कितना लिखा है? 1। जब कुछ भी नहीं लिखा तो 1 लिखा है तो ये चार्ज इनको दे दो। Cl को 1 निगेटिव चार्ज दिया गया है और इनको 3 पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। हमेशा पहले वाले भाग को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, हमेशा बाद वाले भाग को नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ऊपर भी ऐसा किया गया था। अच्छा जल्दी से देखो, K के साथ 4 लिखा है क्या? लेकिन हमने 4 निगेटिव चार्ज किसको दिया था? इनको। और इनके लास्ट में 1 लिखा है तो K पर 1 पॉजिटिव चार्ज बनाया था। देख लो इसको, सीधे चार्ज का क्या कर दिया है? ट्रांसफर करवा दिया है। तो अब इसमें भी से पूछेगा कि किसी उपसह संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर जो आपको सरल आयन प्राप्त होता है, इस सरल आयन को ही आप कहते हो आयन मंडल या आयन परिसर। आप इस दोनों फॉर्मूले को देखकर बता दोगे कि बेटा आयन मंडल या आयनिक परिसर जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 2, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो इसको भी लिख लेते हैं। पहले इसको परिभाषित करेंगे क्या लिखा है, फिर इसके बाद देखो इसकी परिभाषा यहां से लिखते हैं। उपसह संयोजक यौगिक के आयनन, उपसह संयोजक यौगिक के आयनन पर प्राप्त
सरल आयन, उपसह यौगिक के आयनन पर प्राप्त सरल आयन ही आयन मंडल या आयन परिसर कहलाता है। चाहे आप उसको आयन मंडल भी कह सकते हो, आप उसी को आयन परिसर भी कह सकते हो। और एग्जाम्पल में अगर मांगेगा, देखो आप आयनों में तो तोड़ के ऊपर ही दिखा चुके हो, अब नीचे केवल लिख देना है। क्या लिख देना है कि K4 FeCN6 का आयन मंडल 4K पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे वाले का अगर लिखकर दिखाना चाहोगे, CrH2O का होल 6 Cl3 का जो आयन मंडल है, आयन मंडल 3Cl- चार्ज है। एक और बात, अगर आप इसको समझ सकते हो और लिखना चाहते हो तो ये लिखी जा सकती है कि आयन मंडल वाला भाग हमेशा बड़े कोष्ठक के कहां रखा जाता है, बाहर। तो ये लिख सकते हो, यही लिख देते हैं। यह भाग, क्या आप इस बात को समझ पाओगे? यह भाग का मतलब कौन सा भाग? आयन मंडल वाला भाग। उपसह संयोजक यौगिकों में सदैव बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। अब ये बातें दो को क्या है कि इन बातों को आपकी इच्छा है तो लिख रहे हो, आपको लगता है कि और भी इंफॉर्मेशन दे दें, आप इसको लिख सकते हो। एक इंफॉर्मेशन और दे सकते हो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आयन मंडल आवेश के बेसिस पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। तो अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, या आपसे कभी क्वेश्चन आ गया आयन मंडल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धनावेशित और या ऋणावेशित। यह भाग 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? तो पहला भाग है धनावेशित और बेटा दूसरा भाग है। अच्छा, एक बात ये भी, अगर किसी बच्चे से कभी भी कह दिया एक भाग होता है धनावेशित, तो तुरंत जान जाएगा दूसरा भाग कौन सा है, ऋणावेशित। मैं क्या चाहूंगा कि आप इसको नोट कर लें, जो भी बात आपको ना समझ में आई हो वो बता सकते हैं, या नहीं तो फिर एक काम करो, इसको नोट करो, अगले भाग को पढ़ते हैं। जैसे कौन से भाग को पढ़ते हैं? अगर आप उपसह संयोजक परिसर की बात करते हो, उपसह संयोजक परिसर भी 2 भागों से मिलकर बना है। देखो ये उपसह संयोजक परिसर, एक Fe से और एक Cn से। नीचे वाले सूत्र पे आ जाओ, उपसह संयोजक परिसर CO से और NH3 से। तो हम इन बातों को भी पढ़ते हैं कि ये जो 2 भाग लिखे हुए हैं, इन दोनों भागों के अलग अलग नाम क्या हैं और इनकी पहचान कैसे की जाए, आखिर ये क्या कर रहे हैं यहां पर बैठे हुए। तो इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं आप। अब देखो, जो आपके सामने ये शब्द लिखा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु, आप परमाणु नहीं बोलना चाहते, परमाणु बोलने में शर्म लग रही है, आयन बोल सकते हो। इसको सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं। सबसे पहली जरूरत क्या है कि हम किसी एक उपसह संयोजक यौगिक के पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे।
कि कोई एक उपसहसंयोजक यौगिक आपको ऐसा मिलना चाहिए आप जिसके पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हो, और फिर उस स्ट्रक्चर से हम आपको यह बता पाएंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते किसको हैं, और इस दिए गए फॉर्मूले पर केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य कौन सा पदार्थ कर रहा है। तो इन सारी चीजों को मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा। तो एक स्ट्रक्चर मेरे पास रहेगा, सूत्र आप कई बार समझ चुके हैं, K4FeCN6, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर में K4 को अलग रखेंगे। आपने देखा है K4 क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में ब्रेक हुआ रहता है, और इसके बाद जो हिस्सा बचता है बड़े ब्रैकेट के अंदर, देखो पीछे तक अगर नहीं दिखाई देगा तो हम फिर और बड़ा कर देंगे फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को। और बेटा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, Fe और Cn है 6 बार। एक बात तो स्पष्ट है, जो पदार्थ किसी सूत्र में कम बार आया है, Fe और Cn में से देखा जाए Fe कम बार आया है, यह परमाणु हमेशा बीच में रखा जाता है। तो हमने Fe को कहां रख दिया है, बीच में। और भी चीजों को ध्यान देना है। Cn कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार। आप Cn को 6 बार लिखना चाहते हो, देखो यहां लिख सकते हो पहला Cn, दूसरी बार Cn, और यहां लिख सकते हैं तीसरी बार Cn, चौथी बार Cn लिखना है, पांचवी बार Cn लिखना है। बेटा इनके भी लिखने का अलग ही मेथड है। कहोगे सर जी आपने Cn लिखा है, Cn लिखा है, फिर इसको उल्टा करके लिख दिया। इसलिए लिखा कि Fe और Cn के जब बीच बॉन्ड बना तो जो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए वो इलेक्ट्रॉन या तो Fe के इस्तेमाल हुए या तो Cn में से कार्बन के इस्तेमाल हुए। तो जब हमें बॉन्डिंग भी बनानी है तो Fe से C की ओर बॉन्ड, C से Fe की ओर बॉन्डिंग बनानी है। कि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कार्बन ने किसको दिए हैं, Fe को। यहां भी जब बॉन्ड बनेगा तो उस कार्बन Fe को इलेक्ट्रॉन देगा, यहां भी जब बॉन्ड बनेगा कार्बन ने Fe को इलेक्ट्रॉन दिए, यहां भी जब बॉन्ड बनेगा कार्बन ने Fe को दिए। अब देखो अगर मैं यहां N पहले लिख देता या C पहले लिखता, N बाद में लिखते, तो जो बॉन्ड होता वो आपको N की तरफ से दिखाई देता। इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसा लिखना जरूरी था। एक बात और छूटी जा रही है, अगर K पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फिर पक्का इस पूरे भाग पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब प्रॉब्लम इस बात की, देखो इसको छोटा कर लेते हैं यहां से, चार और नेगेटिव चार्ज। अब आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा, ध्यान से देखना इस बात को। आपको Cn और Fe के बीच जो बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, इस आबंध को कहते हैं उपसहसंयोजक आबंध। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूंगा। जो आपने Cn और Fe के बीच जो बॉन्ड देखा है, इस बॉन्ड को कहते हैं उपसहसंयोजक आबंध। जिस भी यौगिक में यह उपसहसंयोजक आबंध बनता है या उपसहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है, वे सारे यौगिक कहलाते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। और इस बॉन्ड को बनाने का तरीका क्या है, कुछ लोग इसी बॉन्ड को ज्यामितीय बॉन्ड भी कहते हैं, जियोमेट्रिकल बॉन्ड भी कहते हैं। ज्यामिति का मतलब होता है बनावट को निर्धारित करने वाला बॉन्ड, और बनावट को निर्धारित करने का मतलब है इसकी एक निश्चित दिशा है। अदर बॉन्ड की दिशा निश्चित, कुछ बॉन्ड ऐसे भी जिनकी दिशा निश्चित नहीं है, लेकिन इनकी दिशा कैसी है, निश्चित। अर्थात तीर के निशान का मतलब यह है Fe क्योंकि धातु परमाणु है, और धातु परमाणु या धातु आयन के पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की रहती है कमी। जानते इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों रहती है? कोई कहेगा सर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों रहती है? क्योंकि इन्होंने ज्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए होते हैं। आपने क्लास 10th में शायद इस बात को पढ़ा था कि धातु वे परमाणु होते हैं जो साधारणता एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, त्याग। और मैं कहता हूं अगर ये Fe भी धातु इलेक्ट्रॉनों का, तो ये भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता होगा इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या जाती होगी, कमी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी की भरपाई करेगा Cn, तो Cn अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Fe को। तो वो तीर का निशान देखो Cn से Fe की ओर बनाया गया है कि
Cn और Fe के बीच में जो भी बॉन्ड बनकर तैयार हुआ है, उस बॉन्ड में Fe के इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा किया गया है। किसके द्वारा? Cn के द्वारा। इसलिए तीर का निशान Cn से किसकी ओर लगा है? Fe। बाई चांस ऐसा होने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर यही बॉन्ड Fe से Cn की ओर लगा होता तो इसका मतलब बॉन्ड बनाने के लिए Fe ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे? Cn को। लेकिन मैंने क्या बोला? ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं किसी हालत पे। Cn ही हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा Fe को कि ये ले इलेक्ट्रॉन और साझे से बॉन्ड बनाकर तैयार करो। और इस प्रकार के बॉन्ड को कहते हैं उपसह संयोजक आबंध। अब बेटा मैं आपको बताता हूं, देखो कहते सर जी आपने स्ट्रक्चर बताया, लेकिन आपका इस परिभाषा से कैसे रिलेशन है इस स्ट्रक्चर का? बिल्कुल रिलेशन। किसी उपसह संयोजक यौगिक में वह परमाणु जो उपसह संयोजक आबंध को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। कौन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है? Fe। उस परमाणु को ही कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। मैं दोबारा से एक बात बता देता हूं, ऐसा भी लिख सकते, उपसह संयोजक यौगिक का वह परमाणु जो उपसह संयोजक आबंध को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्यागता है या ग्रहण करता है? ग्रहण करता है। उस परमाणु को कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है K4FeCN6 में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कौन है? तो अब कुछ बच्चे तो इसलिए इस चीज को देखकर परेशान हो जाते हैं, कहते हैं धातु तो ये भी है, के भी, लेकिन उसने बोला केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्र पर रखा हुआ धातु परमाणु कौन सा है? तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? Fe। ऐसा भी आता है कि केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश की गणना करिए, लेकिन आवेश की गणना करना बात अलग है, उसको भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन इसको देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की, और पहचान तो बिल्कुल जरूरी आनी चाहिए। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, किसी उपसह संयोजक यौगिक, क्या इसका मतलब समझ जाओगे ना? उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु, वह धातु परमाणु या आयन जो उपसह संयोजक आबंध, उपसह संयोजक आबंध के निर्माण के लिए, के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आप केंद्रीय धातु आयन भी इसी को बोल सकते हो, कहलाता है। बेटा अगर मुझसे एक बात छूट गई हो तो इसको थोड़ा सा जरा अपने दिमाग में दोबारा से भर लेना। कौन सी बात? इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण नहीं करता कभी, ये भी ध्यान देना। Cn अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का जोड़े के रूप में लेना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता। एक बॉन्ड को बनाने में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। तो वो इलेक्ट्रॉनों को कौन से फॉर्म में ग्रहण करता है? जोड़े के रूप में। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आता है, इससे काफी ज्यादा फेमस है। ऐसा क्वेश्चन आता है, कहता है किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? अब प्रकृति का मतलब क्या बताना है? प्रकृति का मतलब है अम्लीय होती है या क्षारीय होती है।
तो बेटा आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखें, केंद्रीय धातु परमाणु क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करता है, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति अम्लीय होती है। कोई कहेगा सर जी अम्लीय क्यों होती है, तो मैं कहूंगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को क्या करता है, ग्रहण करता है। कहोगे सर ये कौन सा नियम बता दिया, आप ये सारे नियम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े तो देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट का टाइम लगेगा। आप सारे नियम में एक ही बार में रिपीट कर देता हूं। देखो इस दुनिया में अम्ल क्षार की जब प्रारंभिक अवधारणा बनी, अर्थात पहली बार जब अम्ल क्षार की पहचान की जाने लगी, तो जानते हो किस बेसिस पे की जाती थी। अम्ल क्षार की पहचान की जाया करती थी तब ऐसे कि अम्ल को पहचाना जाता था स्वाद में खट्टा है, और क्षार को पहचाना था स्वाद में कड़वा होता है। क्षार छूने पर जो होते हैं वो चिकने महसूस होते हैं, ये बेस था पहचानने का। और कुछ पहचानने के और बेस थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होने के साथ अगर हल्दी के साथ डाल दिया जाएगा कोई कलर चेंज नहीं करेगा, और क्षार को अगर हल्दी में डाल देंगे तो कलर चेंज कर देगा, रेड कर ब्राउन कर देगा। ध्यान रखो इस बात को, हल्दी एक प्रकार का सूचक है जो क्षार के साथ मिलकर अपना कलर रेड या ब्राउन बना लेता है। कभी करके देखना भी, अपना चूने को नहीं मिलाया है तो आपने देखा होगा कलर लाल हो जाता है थोड़ा सा। फिलहाल उस बात से निकलते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है अम्ल क्षार को पहचानने की, आर्हीनियस की परिभाषा थी। आर्हीनियस ने बताया था, आर्हीनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं आप जिनको जल में, जब भी किसी पदार्थ को जल में घोलते हो, अगर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल है, अगर किसी पदार्थ को जल में घोलने पर वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है, क्षार है। वो परिभाषा रही। इसके बाद एक और कंसेप्ट रहा, उस कंसेप्ट को कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, क्योंकि उसको 2 साइंटिस्ट ने बताया, ब्रॉन्स्टेड ने और लॉरी ने। सुनना इस बात को भी, अम्ल वे यौगिक होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक प्रोटॉन देते हैं, अपने अंदर से प्रोटॉन निकाल देते हैं, उनको कहा गया अम्ल। और क्षार की परिभाषा जस्ट इसके विपरीत थी, वे पदार्थ या वे सब्सटेंसेस जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट रहा, उसको क्षार कहते हैं। प्रोटॉन त्याग दे अम्ल, प्रोटॉन ग्रहण कर ले क्षार। लेकिन बेटा इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी थे जो जल में भी ढंग से नहीं घुलते थे, और बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी थे जो प्रोटॉन का त्यागना और ग्रहण करना भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते थे। उन पे अम्लता और क्षारीयता की पहचान करना बहुत कठिन था। तब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईस, और लुईस की जो थी वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड कंसेप्ट था उनका इलेक्ट्रॉन बेस्ड कंसेप्ट क्या था, इस पर अप्लाई हुआ है जो कंसेप्ट मैं पढ़ के सुनाता हूं, समझिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को, सॉरी एक नहीं, जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को ग्रहण करते हैं। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को त्यागते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड थी, क्योंकि हर एक एटम पे, हर एक सब्सटेंस पर जरूरी नहीं था कि वो प्रोटॉन को त्यागे ही, लेकिन हाँ सब्सटेंसेस में ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। अब क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर सकते हैं? क्यों भैया, जब भी कभी कोई पदार्थ कोई भी अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया का प्रमुख कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो हर पदार्थ करता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो हर पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को बताया जा सकता है। अम्ल वे हैं जो साधारण अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में ग्रहण करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को जोड़े के रूप में त्यागते हैं। क्योंकि मैं क्या देख पा रहा हूं बॉन्ड के तरीके से कि Cn ने Fe को इलेक्ट्रॉन दिए हैं जोड़े के रूप में, क्योंकि Fe ने इलेक्ट्रॉन को लिया है जोड़े के रूप में। Fe की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अगर कोई पूछेगा किसके आधार पर, लुईस के आधार पर, तो मैं बेटा यहां पर एक नंबर लिख दूंगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों से, आप ये ना समझे कि ये नंबर केवल लिखा है, क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको आंसर भी देना पड़ेगा। क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन
इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को ग्रहण करते हैं, अतः लुईस के अनुसार इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, सॉरी अम्लीय होती है। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु प्रकृति में अम्लीय होता है, आप इसको बताइएगा, तो आप तुरंत इस बात को बता सकते हो कि हाँ क्यों अम्लीय होता है, उसका रीजन आप इतना दे करके आओगे। अच्छा, आप केंद्रीय धातु परमाणु को जान गए, अभी आप एक चीज को और नहीं जान पाए। लिगैंड्स। बेटा अगर समझना चाहोगे तो 1 मिनट का भी नहीं है ये, 1 मिनट तो बहुत काफी लंबा समय होता है, आप उससे भी जल्दी समझ जाओगे। अच्छा बताओ, अगर Fe केंद्रीय धातु परमाणु वो होता था जो उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ले लेता था, तो कोई ऐसा भी समूह तो था जो उपसहसंयोजक बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के समूह को, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को त्यागता था, उस समूह को कहते हैं लिगैंड। अगर मैं पूछूंगा आपके दिए गए फॉर्मूले पर कितने लिगैंड्स हैं, 6, और 6 के 6 लिगैंड्स में इलेक्ट्रॉन जो है या तो कार्बन ने दिया होगा या किसने दिया होगा, नाइट्रोजन ने। इस बात को भी समझो, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कार्बन ने किया है, कहा कि भैया हम इलेक्ट्रॉन देंगे Fe को और ये बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन को फिर दाता परमाणु कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। पूछूंगा इसमें से कौन सा दाता परमाणु है, कार्बन है, इस सूत्र में दाता परमाणु है। अगर यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन देता तो फिर दाता परमाणु क्या कहलाता, नाइट्रोजन। आपको तकरीबन हर एक लिगैंड में इस बात की पहचान होना चाहिए कि दाता परमाणु है कौन, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, अभी और भी आएंगे सूत्र। तो आपको हर एक तकरीबन फॉर्मूले पे इस बात की अच्छी पहचान होनी चाहिए कि दाता परमाणु है कौन, इसकी तो पहचान होनी चाहिए, इसकी भी पहचान होनी चाहिए कि दाता परमाणु ने इलेक्ट्रॉन कितने जोड़े दिए हैं। हालांकि इसने 1 जोड़े दिए हैं, अगर 2 बार इसी से ये उपसहसंयोजक बॉन्ड बना होता तो आप कहते कि फिर Cn ने तो इलेक्ट्रॉन 1 जोड़े नहीं बल्कि कितने जोड़े दिए हैं, 2 जोड़े दिए हैं। तो दाता परमाणु जान किसको कहते हैं। इसमें परमाणु तो 2 हैं, लेकिन क्या दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, नहीं भैया। ये डेटिव बॉन्ड, उपसहसंयोजक बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाने के लिए केवल एक ही परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो जिस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे उसी परमाणु को कहते हैं दाता परमाणु। और तकरीबन हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि दाता परमाणु है कौन। सूत्र देखे और तुरंत पहचान जाए कि दाता परमाणु कौन है। तो इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, लिगैंड। और उस लिगैंड में भी जिस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन के जोड़े दिए हैं उसको कहते हैं दाता परमाणु। और एक अगर यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है, लिगैंड की प्रकृति कैसी होती है। अगर केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति अम्लीय है तो लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट किया है, अर्थात उस हिसाब से अगर देखा जाए, लुईस के आधार पर देखा जाए तो फिर लिगैंड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो मैं लिगैंड की डिफिनेशन भी लिखता हूं और भैया इसके विषय में जो इंफॉर्मेशन है उसको भी लिख देते हैं। किसी उपसह संयोजक यौगिक का वह भाग, और ये भाग बेटा परमाणु भी हो सकता है और परमाणुओं का समूह भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। वह भाग जो उपसह संयोजक, बेटा देखो ये उपसह संयोजक आबंध है, को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करता है। लिगैंड कहलाता है। लिगैंड कहलाता है। जैसे एक फॉर्मूला और इसमें लिख कर बताएंगे भी कि K4 FeCN6 में लिगैंड CN समूह है। और ये बात तो नॉर्मल सी बात है, किसी बच्चे से पूछोगे इसमें लिगैंड समूहों की संख्या कितनी है, तो 6 बार लिगैंड समूह लगा हुआ है। इसको भी एक और नंबर पे लिखेंगे क्योंकि, और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्षारीय प्रकृति वाली बात लिखेंगे बेटा इस बार, क्योंकि लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े का त्याग करते हैं, अतः लुईस के अनुसार, ये जरूर लिख के आना कि किसके अनुसार है, ये जरूर लिख के आना, चाहे अपना ही नाम लिखाना नहीं, मतलब लुईस के, हाँ उसको लिख के जरूर आओगे, इसे छोड़ के नहीं आओगे। त्याग करते हैं, अतः लुईस के अनुसार यह भाग का मतलब लिगैंड क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। तो बेटा अच्छा एक चीज और रह गई है, लेकिन अब इसको तो भैया हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्या कहेगा, लिगैंड कितने प्रकार के हैं और इनके नाम कैसे पढ़े जाएं। जैसे क्या है कि आपने इसको पढ़ा होगा Cl- को क्लोराइड आयन कहते हैं, लेकिन जब ये लिगैंड बनेगा इसका नाम क्लोराइड नहीं है, क्लोराइडो हो जाएगा। तो फिर मैं बताऊंगा इनके नाम कैसे पढ़ने हैं। तो ये नाम पढ़ने की जो कला है ये भैया अगली क्लास पर हम लोग सीखेंगे इसको। हाँ।